हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले एक नया आयाम के बारे में जो सीएजी है। आज हम सीएजी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। विशेषकर मेरे प्यारे दोस्तों, जिस हम सीएजी के बारे में बात करने वाले हैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सीएजी हैं जो घटनाओं से संबंधित है, जिन्होंने घोटालों को उजागर किया है। हम पहले सीएजी से लेकर आज हम 15 में सीएजी संजय मूर्ति तक हम बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सीएजी है इसका काम क्या होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है, शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल क्या है, इसके सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर होते हैं, ज़्यादातर पेपरों में सीएजी पूछा जाता है। सीएजी बोले तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। मेरे प्यारे दोस्तों, भाग 5 में जो हम सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सीएजी। फिर मेरे प्यारे दोस्तों, भाग 6 कल पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ने वाले हैं राज्य सरकार के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस हम सीएजी के बारे में बात करने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो लोकतंत्र रूपी जो कुर्सी है उसका कौन सा पैर है सीएजी। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी बात होती है कि एक सुदृढ़ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमें सुदृढ़ उसके पैरों की आवश्यकता है। पैर कौन कौन से हैं उसके हम बारे में बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सुप्रीम यानी ये जो आज सीएजी के बारे में जो चर्चा हो रही है, होने वाली है, उसमें विशेष करके हम बात करेंगे उस लोकतंत्र के तीसरे पैर के बारे में जिसे सीएजी कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं, एक लोकतंत्र रूपी कुर्सी है। एक लोकतंत्र रूपी कुर्सी है जिसके 4 पैर हैं। अगर हम 4 पैरों की बात करें तो जो सबसे पहला पैर है वो है न्यायपालिका। जो पहला पैर है वो क्या है? न्यायपालिका। एक सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका का सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। न्यायपालिका का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। न्यायपालिका का निडर होना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक न्यायपालिका निष्पक्ष न्याय नहीं करेगी तब तक लोकतंत्र सुदृढ़ नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, लोकतंत्र का ही मतलब है लोगों का तंत्र। जो लोगों का तंत्र है, लोगों का जो जाल है एक तरह से, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, उसमें से सबसे पहले की हम पॉइंट की बात कर रहे हैं वो है न्यायपालिका। दूसरा जो पॉइंट है वो है चुनाव आयोग। अगर चुनाव आयोग सही ढंग से चुनाव कराएगा और सही ढंग से चुनाव करा करके जब यहाँ उन व्यक्तियों को पहुँचाएगा जो वाकई में लोकतंत्र की रक्षा करें, तो ऐसे व्यक्तियों का चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की बहुत आवश्यकता है। चुनाव आयोग का सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, लोकतंत्र रूपी कुर्सी का जो दूसरा पैर है वो कौन सा है? चुनाव आयोग। इन सभी के बारे में हमें बात करनी है। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है तीसरा पैर, जिसे हम सीएजी कहते हैं। सीएजी का काम क्या होता है? सीएजी का मेन काम, जो सरकार पैसा खर्च करती है उसकी ऑडिटिंग करना और उसकी अकाउंटिंग करना, लेखांकन करना और लेखा परीक्षण करना, उसका काम सीएजी का है। मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार कहाँ पैसा खर्च कर रही है, कितना पैसा खर्च कर रही है, इस पर नज़र रखता है सीएजी। यानी सरकार की नाक में नथेल कसने का काम कौन करता है? नकेल कसने का काम कौन करता है? सीएजी। मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार की नाक में नकेल कसने का काम कौन करता है? सीएजी।
वहीं अगर हम बात करें यहाँ सीएजी का भी सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। वहाँ हम चौथे पैर की बात करें, अच्छे योग्य व्यक्तियों को यहाँ लाने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई जिसे यूपीएससी कहा जाता है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इसका भी सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लोकतंत्र रूपी कुर्सी है, इसके 4 पैर हैं और इन चारों का सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। अगर ये सुदृढ़ है तो लोकतंत्र अपने आप में ही सुदृढ़ होगा। इसमें से हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है सीएजी। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जिसके हम बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, लोकतंत्र रूपी जो कुर्सी है उसकी जो 4 टांगे हैं उसमें से एक टांग है जिसे हम कहते हैं सीएजी। सीएजी, ये जो सीएजी है इसका उल्लेख कहाँ दे रखा है? ये जो सीएजी है, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो सीएजी से संबंधित आर्टिकल हैं 148 से लेकर के 151 तक। यानी कभी भी पूछ सकता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कितने आर्टिकल हैं, तो 48 से लगा करके 148 से लगा करके 151 तक हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 4 आर्टिकल हैं जो कैग से संबंधित हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148, ये जो आर्टिकल 148 है जिसमें हम सीएजी की बात कर रहे हैं, जिसे हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। यानी इसका पूरा नाम क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संविधान का आर्टिकल है 148। इसमें कहा गया है भारत में एक सीएजी होगा। आर्टिकल 148 में क्या कहा गया है? भारत में एक सीएजी होगा। यानी ये जो आर्टिकल है 148, ये कई बार पेपरों में आता है, कई बार पेपरों में आ चुका है। हजारियों बार पेपरों में ये देखा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में है या कैग का उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो कैग का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 148 में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आर्टिकल 148 है, इसमें अगर हम इस कैग की योग्यता को देखें, अगर कभी भी आपसे पूछे कि ये जो कैग है कौन बनता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसकी क्वालिफिकेशन के संबंध में यदि हम बात करें तो संविधान के किसी भी आर्टिकल में सीएजी की योग्यता का उल्लेख नहीं दे रखा है। यानी कहीं भी किसी भी आर्टिकल में सीएजी की क्वालिफिकेशन की जानकारी नहीं मिलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, संसद ने 1971 में कानून बना रखा है और उस कानून के अनुसार ही आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को ही सीएजी नियुक्त किया जाता है। आपसे कभी भी पूछ सकता है कि सीएजी की पद पर कौन नियुक्त होता है, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी। तो संसद के अनुसार जो सीएजी के पद पर नियुक्त होता है वो कौन होता है? आईएएस अधिकारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी ही कहाँ बैठता है? सीएजी के पद पर। मेरे प्यारे दोस्तों, योग्यता तो ये है उसकी। अगर हम वहीं पर बात करें, आर्टिकल 148 के अनुसार सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये तो संविधान में लिखा हुआ है कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर व्यवहार में देखें, आपने खुद आर्टिकल 174 को अच्छे तरीके से पढ़ा है, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। उस मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 74 में। मेरे प्यारे दोस्तों, वहीं पर यह देखा जाता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, तो वहीं से ये अंदाजा लगाया जाता है कि राष्ट्रपति जो सीएजी की नियुक्ति करते हैं, ये राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं सीएजी की नियुक्ति? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। जब मंत्रिपरिषद की सलाह पर जब सीएजी की नियुक्ति होती है, कैग की नियुक्ति होती है, तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न तो उठेंगे। क्यों उठेंगे? क्योंकि जो मंत्रिपरिषद पैसा खर्च कर रही है जिन कामों के लिए, और वो ही मंत्रिपरिषद नाम दे रही है राष्ट्रपति को कि आप इसको कैग के पद पर नियुक्त करिए, आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मंत्रिपरिषद पैसे खर्च कर रही है जिस काम में, और उसी के द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति निष्पक्ष जांच कर सकेगा? यहाँ क्वेश्चन बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं जिनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। ये जो लाल कृष्ण आडवाणी है, इन्होंने सुझाव देते हुए ये कहा कि सीएजी की नियुक्ति से संबंधित एक कॉलेजियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक कॉलेजियम होना चाहिए। उसमें कुछ व्यक्ति हों, विपक्ष के हों, पक्ष के हों। वो व्यक्ति यदि सीएजी की नियुक्ति करेंगे, कैग की नियुक्ति करेंगे, तो एक और ज़्यादा योग्य व्यक्ति कैग बन सकता है। ये लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी के इस सुझाव पर, इस सलाह पर कोई गौर नहीं दिया गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कॉलेजियम वाली व्यवस्था नहीं हुई। तो यहाँ पे आपसे कभी भी पूछे कि राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करते हैं? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करते हैं। अब क्वेश्चन जब बनता है इसकी नियुक्ति से संबंधित, तो पेपर में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि कैग की जब नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति वारंट जारी करता है। वारंट जारी करता है। वारंट, या जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं अधिपत्र। अधिपत्र यानी राष्ट्रपति सीएजी के संबंध में क्या जारी करता है? वारंट जारी करता है, अधिपत्र जारी करता है। जब क्वेश्चन ऐसा आता है तो हमारे माइंड में क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं, क्या राष्ट्रपति केवल सीएजी के लिए ही वारंट जारी करता है? मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल ऐसे इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके लिए, किसकी नियुक्ति के संबंध में वारंट जारी नहीं करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति वारंट या अधिपत्र जिनके लिए जारी करता है, जिसमें हम बात कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, यानी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की जब नियुक्ति करता है राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश पर, तो सीएजी यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए भी राष्ट्रपति क्या जारी करता है? एक वारंट जारी करता है। एक वारंट होता है बंद लिफाफा, उस पर राष्ट्रपति की सील लगी हुई होती है, वो होता है वारंट। वहीं हम बात करें आगे, ये जो हाई कोर्ट होता है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के की राष्ट्रपति। उसके लिए भी राष्ट्रपति क्या जारी करता है? वारंट जारी करता है।
वहीं हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है सीएजी। सीएजी के लिए भी राष्ट्रपति वारंट जारी करता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है वो है राज्यपाल। राज्यपाल के संबंध में भी राष्ट्रपति वारंट जारी करता है। यानी ये चार हैं वो व्यक्ति जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति इनकी वारंट जारी करके करता है। कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट, सीएजी और राज्यपाल, और चौथा रख देगा कोई अन्य व्यक्ति। पूछेगा इनमें से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति के संदर्भ में वारंट जारी नहीं करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, नियुक्ति के संबंध में कैग से संबंधित इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम आगे बात करें कि इसकी जब नियुक्ति हो गई है तो कैग की शपथ कौन दिलाता है, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पता चल गया। क्वालिफिकेशन के साथ साथ अब हम बात करें उसकी नियुक्ति की, तो नियुक्ति की बात कर ली। आगे ही हम बात करने वाले हैं उसकी शपथ के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सीएजी होता है, कैग को शपथ कौन दिलाता है? तो कैग को जो शपथ है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। आपसे पूछ भी सकता है कि कैग को शपथ कौन दिलाता है, तो कैग को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कैग की जो शपथ है, संविधान की अनुसूची 3 के अनुसार कैग की शपथ होती है। यानी संविधान की अनुसूची 3 के अनुसार कैग की शपथ होती है। और कैग की शपथ का जो प्रारूप है, उस प्रारूप की जानकारी हमें किस अनुसूची में मिलती है? 3 में। और प्रारूप क्या है? ये जो कैग है किसकी शपथ लेता है? संविधान के प्रति निष्ठा। यानी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ कौन लेता है? सीएजी लेता है। अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकते हैं, पूछ सकता है कि कैग को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कैग किसकी शपथ लेता है? कैग की शपथ का प्रारूप क्या है? तो आंसर क्या होगा? संविधान के प्रति निष्ठा। हमने कैग की शपथ के बारे में जानकारी की। अब शपथ के बाद हम बात करने वाले हैं कि ये जो शपथ ले ली है तो उसका जो कार्यकाल है वो क्या होगा। अब अगर हम कार्यकाल की बात करें तो इसी आर्टिकल में कैग का कार्यकाल भी लिखा हुआ है। अगर हम बात करें कार्यकाल की, तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान के किसी भी आर्टिकल में कार्यकाल का उल्लेख नहीं दे रखा है, लेकिन संसद ने जो अधिनियम बनाया है 1971 में, उसके अनुसार लिखा हुआ है कि कैग का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। यानी कैग का कार्यकाल कितना है? सीधा पूछेगा आपसे कि जो नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक होता है इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से पहले जो भी हो जाएगा कैग हट जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा हमें संविधान में उसके कार्यकाल से संबंधित दिखाई देता है। अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति कैग के पद पर जब बैठा था तो उसकी उम्र थी 62 वर्ष। अगर वो 62 वर्ष बना है, 62 वर्ष का सीएजी बना है, तो फिर तो 65 वर्ष जल्दी हो जाएंगी, तो वो 3 वर्ष बाद ही हट जाएगा। ये है जो भी पहले हो। अगर बात ये है कि कोई भी सीएजी अगर 50 वर्ष की उम्र में बना है, 50 वर्ष की उम्र में वो सीएजी बना है, तो फिर तो वो 6 वर्ष तक सीएजी रहेगा, क्योंकि
अगर 6 वर्ष और रह जाएगा तो वो 56 वर्ष का ही हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों 65 वर्ष से अधिक का नहीं होगा, इसीलिए ये प्रावधान किया गया है। ये हमने जानकारी दी कि उसका कार्यकाल क्या होता है। अगला पॉइंट ये देखना है कि कैग को हटाया कैसे जाता है, कैग कैसे हटेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैग के हटाने का जो आधार है, अगर हम कैग के हटाने की बात करें, कैग के हटाने की बात करें तो कैग के हटाने का जो आधार है, जो आधार है वो आधार हैं 2। एक तो है कदाचार और एक है अक्षमता। यानी एक कदाचार है, एक मिसबिहेवियर, और एक अनकैपेसिटी यानी अक्षमता। ये 2 आधार होते हैं। इन 2 आधारों पर ही हम कैग को हटा सकते हैं। हम क्या, संसद कैग को हटा सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहा जाता है कि संसद को कौन हटाती है, कैग को कौन हटाता है, संसद। अब संसद कैग को हटाएगी तो किस विधि से हटाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ साफ लिखा है, संविधान के आर्टिकल 124 के 4 के अनुसार जिस तरीके से न्यायाधीश को हटाया जाता है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, आर्टिकल 124(4) के अनुसार जिस विधि से हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, उसी विधि से कैग को भी हटाया जाता है। अरे दोस्तों, थोड़ा सा इशारा करते हैं। आर्टिकल 124 के 4 में लिखा हुआ है कि कैग को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। अब उस विधि का प्रारूप क्या है कि कैग को हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में समझ ले, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। जज को हटाने के लिए प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। हम प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकते हैं। प्रस्ताव जब किसी भी सदन में ला सकते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि प्रस्ताव लोकसभा में लेके आएंगे तो कुल सदस्यों में से 100 सदस्य होने चाहिए। राज्यसभा में प्रस्ताव लेकर के आएंगे तो 50 सदस्य होने चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है न्यायालय अधिनियम जो 1968 का जो बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि यदि प्रस्ताव लोकसभा में लेके आ रहे हैं तो 100 सदस्य होने चाहिए, यदि प्रस्ताव राज्यसभा में लेके आ रहे हैं तो 50 सदस्य होने चाहिए। जब प्रस्ताव लेके आएंगे तो मान लो प्रस्ताव आया लोकसभा में, लोकसभा में प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव की जांच करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। जब लोकसभा अध्यक्ष उस प्रस्ताव की जांच करेंगे, जांच करने के बाद में एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें 3 सदस्य में एक होगा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, एक होगा किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और एक वो व्यक्ति होगा जिसे कानून की जानकारी होगी। 3 सदस्य ये जांच करके बताएंगे कि क्या जो आरोप इन पर लगा है क्या सही है, जो आरोप इन पर लगा है क्या सही है। यदि जांच में वो आरोप जांच सही बैठती है तो वो रिपोर्ट अपनी लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एक दिन फिक्स करता है जज को हटाने के लिए, लेकिन फिक्स करने से 14 दिन पहले जज को बताया जाता है कि आपको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा चुका है, आप अपना पक्ष रखिए। जब वो पक्ष रखने के लिए आता है तो जो भी वो पक्ष रखता है वो खुद आ सकता है पक्ष रखने के लिए, या किसी अपने संबंधित व्यक्ति को पक्ष रखने के लिए भेज सकता है। तो इस कंडीशन में यदि उसने अपना पक्ष रखा, उसके पक्ष से संबंधित सदन संतुष्ट नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में 2/3 बहुमत, क्या लिखा हुआ है, कुल सदस्यों का बहुमत, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके प्रस्ताव जाएगा दूसरे सदन में। जब दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन भी इसी
प्रक्रिया से उसे पास कर देगा तो जज का पद खाली मान लिया जाएगा। जिस विधि से हम जज को हटा रहे हैं यही प्रक्रिया सेम किसकी है, कैग की। कैग को भी इसी विधि से हटाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे सीधा पूछ सकता है, ऑप्शन यही आता है कि कैग को कैसे हटाया जाता है। ऑप्शन में आपको यही मिलेगा, जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है वही विधि से कैग को हटाया जाता है। तो यहाँ से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कैग है इसका जो स्टेटस है, इसका जो दर्जा है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है। यानी इसका जो दर्जा है वो किसके बराबर है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है। अब हम आगे बात करें संविधान के आर्टिकल 149 की। संविधान का आर्टिकल 149 क्या कहता है ये समझना है। 149 ये कहता है कि सीएजी जो भी कार्य करेगा उन कार्यों का उल्लेख कहाँ दे रखा है, 149 में। अब काम क्या करेगा, केंद्र के द्वारा जो भी पैसा खर्च किया जाएगा, जो भी पैसा खर्च करने के लिए लिया जाएगा उसका लेखांकन और उसका लेखा परीक्षण कैग करेगा। यानी क्या लिखा हुआ है, एक शब्द है लेखांकन, एक शब्द है लेखांकन और एक शब्द है लेखा परीक्षण। एक शब्द है लेखांकन और एक शब्द है लेखा परीक्षण। ये दो शब्द हैं। इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग और इसको कहते हैं हम ऑडिटिंग। यानी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। 1950 से लेकर 1976 तक, 1950 से लेकर के 1976 तक कैग लेखांकन का भी कार्य करता था और लेखा परीक्षण का भी कार्य करता था। राज्य के लिए भी करता था और केंद्र के लिए भी करता था। 1976 में जब ये मांग उठी कि नहीं, एक व्यक्ति दोनों काम करता है सही नहीं है, एक दूसरा काम करेगा और दूसरे काम को कैग करेगा, इस तरीके से ये सुझाव दिया गया। यानी लेखांकन का काम ये है कि मान लो किसी को पैसा दिया गया, सरकार को पैसा दिया काम करने के लिए, कहाँ कहाँ पर पैसा लगेगा ये बोल करके सरकार ने लिया कि यहाँ पैसा इतना लगेगा, यहाँ इतना लगेगा, यहाँ इतना लगेगा। जो पैसा जहाँ काम करने के लिए लिया गया वो जहाँ जो कैग लिखता है वो कहलाता है लेखांकन। फिर जब वो पैसा खर्च हो जाता है, खर्च होने के बाद में फिर उसकी ऑडिटिंग होती है, जांच होती है, लेखा परीक्षण होता है कि पैसा जिस जगह पर खर्च करने के लिए लिया गया था सरकार के द्वारा, क्या पैसा उसी जगह पर खर्च किया गया है, उसकी जांच करना ही क्या कहलाता है, ऑडिटिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, लेखांकन ही एक व्यक्ति करेगा, लेखा परीक्षण भी एक ही व्यक्ति करेगा, ये सही नहीं है। ये अलग व्यक्ति करना चाहिए, ये अलग व्यक्ति करना चाहिए। मांग कब उठी, 1974 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये मांग उठी तो सुझाव गया राज्यों के पास में। जब राज्यों से पूछा गया कि अब हम ऑडिटिंग किसी अन्य व्यक्ति से कराएंगे और अकाउंटिंग किसी अन्य व्यक्ति से कराएंगे, यानी लेखांकन कोई और करेगा, लेखा परीक्षण और करेगा। तो इस संबंध में राज्यों ने सीधा स्पष्ट कह दिया था कि मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम दो दो व्यक्तियों का भार नहीं झेल सकते, हम तो दोनों ही काम इन्हीं से कराएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1950 से लेकर 26 मार्च 2025, यानी आज 26 मार्च 2025 तक लेखांकन और लेखा परीक्षण ये दोनों ही काम
ये जो कैग है किसके लिए करता है? राज्य के लिए करता है। किसके लिए करता है? राज्य के लिए। यानी 1950 में जो कैग लेखांकन और लेखा परीक्षण कर रहा था केंद्र के लिए और राज्य के लिए, आज ये है कि 1950 से लेकर के लेखांकन और लेखा परीक्षण आज 26 मार्च 2025 तक दोनों ही काम लेखा परीक्षण यानी कैग कर रहा है। लेकिन 1976 के बाद में क्या हुआ कि केवल ऑडिटिंग का काम कौन करेगा? सीएजी। ऑडिटिंग का काम कौन करेगा? सीएजी। और लेखांकन का काम कौन करेगा? सीजीए। ये एक नया शब्द आया, कब निकल करके? 1976 में। अब केंद्र के लिए ये दोबारा समझ लो, 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो सीएजी लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों ही काम करता था। लेकिन 1976 में ये मांग उठी कि नहीं, लेखांकन कोई और करेगा और लेखा परीक्षण कोई और करेगा। तो केंद्र तो इससे राजी हो गया, लेकिन राज्य राजी नहीं हुए। तो इस वजह से जो लेखांकन और लेखा परीक्षण जो शुरू से होता आ रहा है वो राज्यों का आज भी हो रहा है। कैग ही करता है लेखांकन और लेखा परीक्षण। ये कैग जब करता है तो रिपोर्ट दे देता है राज्यपाल को। अगर हम बात करें 1976 के बाद में जो लेखांकन है वो तो करता है सीएजी कैग, और लेखांकन कौन करता है? सीजीए। तो एक सीजीए एक नया शब्द निकल के आया, इसका नाम है कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंटिंग, और इसका मतलब है कंट्रोलर जनरल एंड यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका मतलब यह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मेरे प्यारे दोस्तों, केंद्र सरकार के लिए लेखा परीक्षण का काम तो कैग कर रहा है, और केंद्र सरकार ये लेखांकन का काम कौन कर रहा है? सीजीए कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे हम बात करने वाले हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करें जो इनसे ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये जो आर्टिकल 149 है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैग होता है भारत में जो लेखा विभाग होता है इसका प्रधान होता है। आपसे कभी भी पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन कि भारत में लेखा विभाग का प्रधान कौन होता है? कौन होता है? सीएजी होता है। और इसी आर्टिकल के अनुसार लिखा हुआ है कैग केंद्र तथा जो राज्य है ये जो भी खर्चा करते हैं, केंद्र तथा राज्य जो भी खर्चा करते हैं इनके खर्चे की जांच करता है। इनके खर्चे की क्या करता है? जांच करता है। कौन? सीएजी। सीधी सी भाषा में समझ लो बस। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी खर्चा करती है उसकी जांच कौन करता है? सीएजी करता है, कैग करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम आर्टिकल की बात करें जो आर्टिकल 150 है। संविधान का आर्टिकल जो 150 है इसमें लिखा हुआ है कि कैग केंद्र तथा राज्य, किसकी बात कर रहा है? केंद्र तथा राज्य के लेखा का प्रारूप तैयार करता है। लेखा का प्रारूप तैयार करता है। और प्रारूप तैयार करता है, जब प्रारूप तैयार कर लेता है यानी कहाँ कहाँ पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है ये सारी की सारी जांच करने के लिए एक प्रारूप तैयार कर लेता है। जब ये प्रारूप तैयार करता है तो उसके बाद में जो संविधान का एक आर्टिकल है 151, इसमें लिखा हुआ है जब कैग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लेखा का प्रारूप तैयार कर लेता है तो सीएजी
इस लेखा प्रारूप को किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। आपसे पूछ सकता है कि जो मान लो केंद्र सरकार ने खर्चा किया है, राज्य सरकार ने खर्चा किया है, ये उसकी जांच करता है। जांच करने के बाद में 150 के अनुसार एक लेखा प्रारूप तैयार करता है। प्रारूप तैयार करने के बाद में 151 में वो राष्ट्रपति को दे देता है। 49 में क्या है? जो भी केंद्र सरकार राज्य सरकार खर्चा करती है उसकी जांच करता है। उसकी जांच करके एक प्रारूप तैयार करता है और प्रारूप तैयार 50 में करता है, 150 में। और जैसे ही 150 में प्रारूप तैयार करेगा उस प्रारूप को 151 में ये राष्ट्रपति को दे देता है। और जब राष्ट्रपति को ये उस प्रारूप को देगा तो फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति जो सीएजी द्वारा दी गई रिपोर्ट है, जो सीएजी द्वारा दी गई रिपोर्ट है, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति के माध्यम से वो कहाँ रखवाते हैं? उस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सीएजी ने जांच की, रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी, राष्ट्रपति उसे कहाँ रखवाता है? संसद में रखवाता है। और संसद की एक समिति है जिसे वित्तीय समिति कहा जाता है, वित्तीय समिति कहा जाता है, उसका नाम है पीएसी। ये जो पीएसी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इस पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 22। इन 22 सदस्यों को अगर देखा जाए तो 22 सदस्यों में जो 22 सदस्य होते हैं पीएसी में, 22 सदस्य होते हैं पीएसी में, जिसमें लोकसभा से होते हैं 15 और राज्यसभा से होते हैं 7। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। यानी सीएजी क्या करता है? 149 में, सीधा ऐसे याद रखो सबसे अच्छा है, 148 में सीएजी है, 149 में सीएजी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खर्चों की जांच करता है, 150 में उस खर्चे का एक प्रारूप तैयार करता है और 151 में उस प्रारूप को वो राष्ट्रपति को सौंप देता है, यानी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे देता है। और राष्ट्रपति क्या करता है? उस रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति के माध्यम से उसको संसद में रखवाता है। और जैसे ही संसद में वो रखती है रिपोर्ट, और संसद की एक वित्तीय समिति है जो स्थायी समिति है, वो समिति उस कैग के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है उसकी जांच करती है। इस पीएसी को हम जो वित्तीय समिति से पीएसी कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे लोक लेखा समिति कहा जाता है। इसमें टोटल 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ये इसकी जांच करती है और जांच करने के बाद में ये अध्यक्ष को सौंप देती है, लोकसभा अध्यक्ष को। जैसे ये लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगी, वहाँ क्लियर हो जाएगा कि ये जो काम करने के लिए पैसा दिया गया था वहाँ नहीं लगा, वहाँ कम लगा है, यानी पैसे में घोटाला हुआ है। पैसा जिस जगह पर लगाना चाहिए था जितना, उतना न लगा, तो उसमें से जो पैसा बचाया जाता है उसे ही घोटाला कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत प्रसिद्ध घोटाला है जिसे हम जाने तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो सबसे फेमस घोटाला है, उसका नाम है बोफोर्स तोप घोटाला। बहुत प्रसिद्ध घोटाला है बोफोर्स तोप घोटाला। ये जो बोफोर्स तोप घोटाला है ये 1989 में हुआ था। इस बोफोर्स तोप घोटाले की जांच टी.एन. चतुर्वेदी ने की थी। चतुर्वेदी, ये जो टी.एन. चतुर्वेदी, इनका पूरा नाम है त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी। ये सीएजी रहे थे 1984 से लेकर के 1990 तक।
आपसे पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि भारत का प्रसिद्ध घोटाला बोफोर्स तोप घोटाला, इसकी जांच किस कैग ने की थी? तो वो कौन है? त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी। 1984 से लेकर के 1990 तक इनका कार्यकाल रहा है। एक तो ये फेमस है। वहीं हम आगे बात करें भारत के प्रथम सीएजी। अगर भारत के प्रथम सीएजी की बात आए तो भारत के प्रथम सीएजी हैं नरहरि राव। यानी भारत के पहले सीएजी कौन थे? तो नरहरि राव, ये भारत के पहले सीएजी हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान बोलें तो 2025 15 में सीएजी हैं। इनका नाम है संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति। इनसे पहले थे गिरीश चंद्र। इनसे पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू से पहले थे मेरे प्यारे दोस्तों राजीव महर्षि। तो ये कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है। तो वर्तमान में कौन है सीएजी? संजय मूर्ति हैं। उनका नंबर कौन सा है? 15वां है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज हमने बात की सीएजी को लेकर। ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसके बारे में हमने विभिन्न आयामों पर चर्चा की जो विशेष करके पेपर में आते हैं। याद करना ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, इनको समझना सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कोई चीज़ रटी नहीं जाती है और रटने से कोई चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहती है, उसको समझना पड़ता है। और समझने के लिए हमने सबसे अच्छा तरीका बताया है। मत याद करो आप बहुत सारी चीज़ों को, आप याद करो 148 में कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको कैग को फुल फॉर्म में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। और 149 में क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी खर्चा करते हैं उसकी जांच कैग करता है। 150 में क्या लिखा हुआ है? जो भी खर्चा किया गया है उसका एक लेखा प्रारूप तैयार करता है कैग। जब वो प्रारूप तैयार कर लेता है तो 151 में क्या लिखा हुआ है कि वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे कहाँ रखवाता है? संसद में। और संसद में एक वित्तीय समिति है जो हमेशा रहती है, वह लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति को शॉर्ट में पीएसी कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ये लोक लेखा समिति जांच करके देती है अध्यक्ष को, और अध्यक्ष जब बताते हैं कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों भारत का सबसे बड़ा घोटाला, सबसे फेमस घोटाला है बोफोर्स तोप घोटाला। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और यही वो घोटाला है जिसकी वजह से केंद्र में से सरकार चली गई थी कांग्रेस की और सरकार बनी थी गठबंधन की। मेरे प्यारे दोस्तों वहीं पे 1990 में हमने प्रधानमंत्री देखे विश्वनाथ प्रताप सिंह। मेरे प्यारे दोस्तों कैग से संबंधित हमने जितने भी पॉइंट पेपर में बनते हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे दोस्तों अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।